नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सिटी अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। पिछले क्लासेस में हम इम्पीडेंस देख रहे थे, इम्पीडेंस देखे थे, रिएक्टेंस देखे थे, रेसिस्टेंस देखे थे, तीनों के बीच में डिफरेंस समझे थे। किसको इम्पीडेंस कहते हैं, किसको रिएक्टेंस कहते हैं, किसको रेसिस्टेंस कहते हैं, एसआई यूनिट क्या होती है तीनों की, और तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है, कौन डीसी सर्किट में किसका नाम है, किसका नाम एसी सर्किट में है। ये सब चीज़ें हम देख चुके थे पिछले क्लासेस में। आइए हम उससे आगे बढ़ते हैं। क्या क्या देखे थे और क्या क्या आज देखेंगे आपके सामने है। देखिए, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस हमने ये कहा था कि किसी भी सर्किट में अगर RLC का कॉम्बिनेशन हो और उसमें सप्लाई AC का हो तो वो जो एलिमेंट मिल के करंट को एक रेसिस्टेंस ऑफर करते हैं, उसी का नाम इम्पीडेंस है। उसी का नाम इम्पीडेंस है। इम्पीडेंस को कैसे डिनोट करते हैं? इम्पीडेंस को डिनोट करते हैं जेड से। इम्पीडेंस को डिनोट करते हैं जेड से। जेड इक्वल्स टू क्या होता है? एक्स प्लस या इसको लिखिए इम्पीडेंस का आर प्लस जे एक्स। इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है? आर प्लस जे एक्स। आर क्या है? अगर उस सर्किट में रेसिस्टेंस है तो वो क्या है? आर है। वो क्या है? आर है। एक्स क्या है? रिएक्टेंस। उस सर्किट में रिएक्टेंस और उस सर्किट में रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों मिलके क्या बनता है? इम्पीडेंस। रिएक्टेंस क्या है? अगर इंडक्टर कैपेसिटर करंट को अपोजिशन ऑफर करे उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंस। अगर सिंपल रेसिस्टर अगर ऑफर करे तो उसको बोलते हैं रेसिस्टेंस। दोनों मिल के ऑफर करे तो उसको बोलते हैं इम्पीडेंस। तो ये फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। इम्पीडेंस इक्वल्स टू आर प्लस जे एक्स। इसका मतलब ही बता दिए। अगर एक सर्किट में दो चीज़ लगा हुआ है, रेसिस्टर इंडक्टर, तो रेसिस्टर ऑफर कर रहा है रेसिस्टेंस, इंडक्टर ऑफर कर रहा है रिएक्टेंस। अगर रेसिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर तीनों लगा है तो रेसिस्टर ऑफर कर रहा है रेसिस्टेंस और इंडक्टर और कैपेसिटर मिल के ऑफर कर रहे हैं रिएक्टेंस। ठीक, तो ये बात समझ में आई। और इसकी यूनिट क्या होती है? ओम। इंडिविजुअल भी इन सब की यूनिट क्या होती है? ओम। ठीक। सेकेंड चीज़ है एडमिटेंस। सेकेंड चीज़ क्या है? एडमिटेंस। मतलब सबका पता होना चाहिए। टर्म में आ जाता है डिफाइन करने को या एक्सप्लेन करने को, तो मतलब पता रहेगा। नोट्स में अवेलेबल है, आप वहाँ से स्टडी करके जल्दी समझ आ जाएगा। एडमिटेंस क्या आता है? एडमिटेंस इज इनवर्स ऑफ इम्पीडेंस। एडमिटेंस मतलब 1/Z। इसको डिनोट करते हैं Y से। इसको डिनोट करते हैं Y से। अगर इम्पीडेंस की यूनिट ओम है तो एडमिटेंस की यूनिट कितनी होती है? सीमेन। उल्टा ओम, इसको हम बोलते हैं सीमेन। ठीक, इसकी यूनिट क्या होती है? उल्टा ओम, सीमेन जिसको बोलते हैं। एडमिटेंस इनवर्स ऑफ इम्पीडेंस। इनवर्स ऑफ इम्पीडेंस को क्या बोलते हैं? एडमिटेंस। ठीक है। सेकेंड चीज आता है रिएक्टेंस। सेकेंड चीज समझा ही चुके हैं पहले भी। क्या है? रिएक्टेंस। रिएक्टेंस क्या है? रिएक्टेंस दो तरीके का रिएक्टेंस होता है, एक इंडक्टर की वजह से, एक कैपेसिटर की वजह से। इंडक्टर की वजह से जो रिएक्टेंस होता है उसको बोलते हैं J⍵L। अगर ये कैपेसिटर की वजह से रिएक्टेंस होता है जिसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं 1/jωc। बहुत सारे जगह J नेग्लेक्ट कर देता है तो फॉर्मूला लिखता है XL इक्वल्स टू ω/L और XC इक्वल्स टू 1/ω/c। J का मतलब होता है एंगल 90 डिग्री। J का मतलब होता है एंगल 90 डिग्री। आगे पढ़ेंगे, इसका एप्लीकेशन और समझ में आएगा J का। हमको अभी इतना चीज़ याद रखना है। XL इक्वल्स टू ω/L और XC इक्वल्स टू 1/ω/c। ओमेगा की वैल्यू क्या होगी? 2πf। ओमेगा की वैल्यू 2πf। अगर क्वेश्चन में हमको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ हो, इंडक्टर की वैल्यू दिया हो, तो हम XL निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी f दिया रहेगा तो ओमेगा को लिख सकते हैं 2πf। ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? 2πf। ठीक है। तो ये हो गया रिएक्टेंस। रिएक्टेंस के इन्वर्स को बोलते हैं
ससेप्टेंस, सक्सेप्टेंस, सक्सेप्टेंस इनवर्स ऑफ रिएक्टेंस, एस से करते हैं, इसको बोलते हैं 1/x। रिएक्टेंस की भी यूनिट कितनी होती है ओम, तो इसकी भी यूनिट होती है उल्टा ओम, साइमन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हो गई बेसिक टर्मिनोलॉजी जो अभी तक हमने देखा है। इम्पीडेंस, एडमिटेंस, रिएक्टेंस। इंपॉर्टेंट क्या है, इम्पीडेंस और रिएक्टेंस, ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये पता होना चाहिए इम्पीडेंस बराबर रेसिस्टेंस प्लस जे रिएक्टेंस, और ये पता होना चाहिए रिएक्टेंस का क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस का क्या फार्मूला होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का क्या फार्मूला होता है, जे के टर्म में भी, विदाउट जे के टर्म में भी। तो ये सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, फेजर कॉन्सेप्ट। फेजर कॉन्सेप्ट क्या है, फेजर का कॉन्सेप्ट, क्यों फेजर का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, ये सारी चीज़ें अभी देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ फेजर डायग्राम। देखिए क्या है फेजर डायग्राम का कॉन्सेप्ट। जब हम एसी की बात करना स्टार्ट किए थे तो हमने ये देखा था कि एसी का नेचर क्या होता है, वोल्टेज या करंट का अल्टरनेटिंग होता है, और कैसा वेवफॉर्म बनता है, साइनोसॉइडल बनता है, नॉन साइनोसॉइडल भी हो सकता है। बट जो हम जनरेट करते हैं जहाँ पे पावर, वहाँ पे हम कुछ ऐसा मैकेनिज्म करते हैं कि हमारा वेवफॉर्म कैसा जनरेट होता है, साइनोसॉइडल, बट अल्टरनेटिंग नेचर का होता है। जैसे अगर हम एक एसी वोल्टेज की बात करें या एसी करंट की, तो इस तरीके से होगा, वीटी वर्सेस टी, अल्टरनेटिंग नेचर का हो गया। करंट भी हो सकता है, ये कैसा है, एसी है। ठीक, अगर हमारे पास 2-3 एसी वोल्टेज हैं या 2-3 एसी करंट हैं, हमको उनका मैनिपुलेशन करना है, उनको प्लस करना है या उनको सब्ट्रैक्ट करना है या उनको डिवाइड करना है, कुछ ऐसा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है न्यूमेरिकली वाइज। 2 एसी वोल्टेज है, उनको जोड़ना है, घटाना है। तो साइनोसॉइडल को जोड़ना घटाना या और भी कोई वेवफॉर्म अल्टरनेटिंग हो तो जोड़ना घटाना टफ है, मुश्किल है। तो उस केस में क्या करते हैं, इसी साइनोसॉइडल वेवफॉर्म को हम वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसी का नाम बोलते हैं फेजर डायग्राम। इस साइनोसॉइडल वेवफॉर्म को किस फॉर्म में करते हैं, वेक्टर के फॉर्म में, और उसी का नाम है फेजर डायग्राम। मतलब ये कि इसमें क्या है, इसमें तीन चार चीज़ें बताए थे। एक तो इसका एक मैक्सिमम वैल्यू होता है, क्या होता है, एक मैक्सिमम वैल्यू होता है, एक टाइम पीरियड होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, ये सारी चीज़ें बताए थे। अब हम सारी चीज़ों को कहाँ पे ड्रॉ करेंगे, एक वेक्टर डायग्राम पे। जैसे अगर हमारे पास कोई फेजर है, उसको वेक्टर डायग्राम में ड्रॉ करना है, तो इस फेजर का जो आरएमएस वैल्यू होगा, सिखाए थे आरएमएस वैल्यू, अगर हमारे पास यही कर्व है, इसका हमको बोला जाएगा कि आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करिए। तो आरएमएस वैल्यू साइनोसॉइडल का क्या होता है, Vm/√2, Vm/√2, Vrms इक्वल्स टू Vm/√2। तो जो हम फेजर बनाएंगे तो उसका क्या कंडीशन है बनाने का, एक तो रेफरेंस लाइन लेंगे। क्या लेंगे, रेफरेंस लाइन। सीख लेते हैं कैसे बनता है, सिंपल है। एक रेफरेंस लाइन लिए, ठीक, उस रेफरेंस लाइन से जो हम बनाएंगे वोल्टेज या करंट, जिसका भी हमको वेव फॉर्म है, अगर उसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं वेक्टर में, तो उसका बनाएंगे वोल्टेज या करंट। जैसे हो गया Vrms,
और जो इस वेक्टर का लेंथ है, इस वेक्टर का लेंथ हमारा बताएगा कि इस वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू। वेक्टर का लेंथ क्या बताएगा? वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू। ये एंगल क्या बताएगा? ये एंगल बताएगा फेज एंगल। ये क्या बताएगा? फेज एंगल। फेज एंगल मतलब कि जैसे हमारे पास है Vt इक्वल्स टू Vm साइन ओमेगा टी, और एक और इक्वेशन है Vt इक्वल्स टू Vm साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ये दो इक्वेशन है हमारे पास। अगर हमको रेफरेंस के केस में सेकेंड वाले को बनाना हो तो इसका फेज कितना है? थीटा है। इसका फेज कितना है? थीटा। ओमेगा टी के साथ क्या जुड़ा है? थीटा। तो हम इस कितना एंगल लेंगे? थीटा। किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज। किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और लेंथ क्या बताएगा? इसका आरएमएस वैल्यू जो भी हो, Vm/√2। थीटा क्या बताएगा? इसका फेज। ठीक है। तो यही चीज है, साइनोसॉइडल वेव फॉर्म को हम एक वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उसी का नाम है फेजर डायग्राम, और कुछ नहीं है। एक साइनोसॉइडल वेव फॉर्म को हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उसी का नाम है साइनोसॉइडल वेव फॉर्म। ठीक। अब हम इसको एलिमेंट वाइज देखते हैं। एलिमेंट वाइज इसलिए देखते हैं कि हर एलिमेंट में वोल्टेज और करंट का फेज में कुछ चेंजेस होता है। क्या होता है उसको हम समझते हैं। अभी हम बस इतना समझे हैं कि हम फेजर डायग्राम क्या होता है, फेजर डायग्राम हम कैसे ड्रॉ करते हैं। एक रेफरेंस वोल्टेज होना चाहिए, बाकी वो वोल्टेज बना देंगे या करंट, और फेज शिफ्ट दिखा देंगे। अगर फेज शिफ्ट नहीं रहेगा, अगर हमको पहले का बनाना है तो इस कितना फेज शिफ्ट है? 0। ओमेगा टी के साथ कुछ भी नहीं है, मतलब फेज शिफ्ट कितना है? 0। तो हम इसी लाइन पे ही ड्रॉ कर देंगे Vrms। इसी लाइन पे क्या ड्रॉ कर दिए? Vrms। तो ये पहले का फेजर डायग्राम बन गया। सेकेंड का बनाना था, थीटा एंगल से इसको एंटी क्लॉकवाइज कर दिए। माइनस थीटा रहता, नीचे कर देते। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन निगेटिव होता है। ये दो चीज़ याद रखना है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नीचे। प्लस थीटा मतलब एंटी क्लॉकवाइज जाना है, माइनस थीटा मतलब क्लॉकवाइज जाना है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के सुई के हिसाब से देख लेंगे। घड़ी की सुई कैसे चलती है? क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब उसका उल्टा डायरेक्शन। ठीक। आइए अब आगे बढ़ते हैं, फेजर कॉन्सेप्ट देखते हैं एक एक एलिमेंट में और सीखते हैं क्या है फेजर कॉन्सेप्ट। देखिए, पहला एलिमेंट लेते हैं रेसिस्टर। रेसिस्टर लेते हैं जिसका रेसिस्टेंस है R। ये एक रेसिस्टर है जिसकी रेसिस्टेंस है R। इसमें हम सप्लाई दिए, AC सप्लाई दिए VT, और VT से करंट कितना आया? IT। और ये कहाँ जा रहा है? रेसिस्टेंस में। कहाँ जा रहा है? रेसिस्टेंस में। अगर हम क्या बताए थे, अगर VT क्या है? अगर AC सोर्स है, VT AC सोर्स है, अगर IT जो इसमें से करंट निकल रहा है उसको हम एज्यूम कर लेते हैं साइनोसॉइडल करंट निकल रहा है, तो IT को क्या कर दिए साइनोसॉइडल की वजह से? पहले ही बताए हैं Im साइन ओमेगा टी। IT की वैल्यू क्या है? Im साइन ओमेगा टी। IT इक्वल्स टू Im साइन ओमेगा टी। अब ओम्स लॉ लगा के VT निकाल सकते हैं। ओम्स लॉ लगा के VT, यही वोल्टेज इसी के क्रॉस है, तो ओम्स लॉ लगा के VT क्या होगा? IT इंटू R। VT इक्वल्स टू IT इंटू R। तो क्या हो गया? VT इक्वल्स टू IT की वैल्यू क्या है? IT की वैल्यू इसमें पुट कर दें। IT की वैल्यू ये कितनी आई? ये हम एज्यूम कर लिए हैं कि IT क्या है? साइनोसॉइडल नेचर का है। IT क्या है? करंट क्या है?
साइनोसॉइडल नेचर का। साइनोसॉइडल नेचर का करंट रेसिस्टर में जाएगा तो रेसिस्टर के क्रॉस वोल्टेज बस रेसिस्टर है तो यही रहेगा, तो ये है IT। इसको लिखना बताएं, इसी तरीके से लिखते हैं। इसकी पीक वैल्यू Im है तो Im sin ओमेगा t, Im sin ओमेगा t। तो इसको क्या हो जाएगा, ये Im sin ओमेगा t इंटू R, Im sin ओमेगा t इंटू R, ठीक। तो Vt क्या हो गया, IMR sin ओमेगा t, IMR sin ओमेगा t। AC के केस में देखे थे कि IT इक्वल्स टू IM sin ओमेगा t हो जाता है और VT इक्वल्स टू VM sin ओमेगा t, VT इक्वल्स टू VM sin ओमेगा t। तो यही है VT इक्वल्स टू VM sin ओमेगा t। तो यहाँ से अगर हम इस इक्वेशन से कंपेयर करें VT इक्वल्स टू VM sin ओमेगा t, तो VM की वैल्यू कितनी आ गई, IM इंटू R, IM इंटू R। अब देखिए फेज का खेल देखेंगे। VT है हमारे पास, IT है हमारे पास, एक VT है और एक IT है। हम I को एक रेफरेंस ले लिए, I को हम रेफरेंस ले लिए, या कोई भी हम रेफरेंस ले सकते हैं। अगर हम कोई भी एक रेफरेंस ले लिए, I को नहीं लेते हैं, ऐसे भी रेफरेंस लेते हैं। अगर रेफरेंस वैल्यू है तो I क्या है, I का कोई फेज शिफ्ट है नहीं, तो इसी लाइन में दिखा दिए। दिखने के लिए हल्का सा ऊपर बना दे रहे हैं बट होगा सेम। ये हो गया हमारा IRMS। VRMS दिख क्या है, कोई फेज शिफ्ट है नहीं, ये भी साइन ओमेगा t है, तो ये भी क्या हो गया VRMS। मतलब हमको ये पता चला कि रेसिस्टर में वोल्टेज में और करंट में कोई भी फेज शिफ्ट नहीं होता है, वोल्टेज और करंट में कोई फेज शिफ्ट नहीं होता है। यहाँ से निकल के भी आ गया। IT की वैल्यू IM sin ओमेगा t थी, IT से हम क्या निकाल दिए VT, IT से क्या निकाल दिए VT, VT की वैल्यू देख लिए साइन ओमेगा t के टर्म में, IT की वैल्यू देख लिए। जब दोनों में कोई चीज़ है ही नहीं तो दोनों का फेज क्या है, सेम है, तो इसमें कोई भी फेज शिफ्ट नहीं है। इसकी वैल्यू VRMS, इसकी वैल्यू IRMS। क्या बताए थे कि जो वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड वो क्या, उसका लेंथ क्या बताता है, RMS वैल्यू बताता है। तो हमको ये कंक्लूजन निकाल के रखना है इससे कि रेसिस्टर के अंदर नो फेज शिफ्ट, इन रेसिस्टर नो फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज एंड करंट, ठीक है। तो इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में इंडक्टर और कैपेसिटर में देखेंगे कि वोल्टेज डिफरेंस है कि नहीं, उसमें होता है। फेज डिफरेंस है कि नहीं, उसमें वोल्टेज और करंट में डिफरेंस होता है। क्या होता है उस रिजल्ट को आगे ध्यान रखेंगे, हर जगह वो काम आएगा, ठीक है। इसीलिए हम हर चीज़ का प्रूफ कराते चल रहे हैं ताकि कोई चीज़ रिजल्ट कहाँ से आए। बहुत सारे जगह डायरेक्ट ये बता देते हैं कि रेसिस्टर के अंदर वोल्टेज और करंट के बीच में कोई फेज शिफ्ट नहीं होता है, बट क्यों होता है ये दिखा के दिए हैं। IT की वैल्यू कितनी आई थी, VT की वैल्यू कितनी आई थी, क्या IT और VT में साइन ओमेगा t में कोई अंतर था। अगर यहाँ पे साइन ओमेगा t 90 होता तो 90 का फेज शिफ्ट हो जाता, बट ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो कोई फेज शिफ्ट नहीं होगा वोल्टेज और करंट के बीच में। इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में हम इंडक्टर और कैपेसिटर का भी प्रूफ करेंगे और इस रिजल्ट को आगे चल के याद रखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।